एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो करें बच्चों आज की क्लास स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए जी, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने मुहावरे पढ़ लिए हैं, सब मुहावरे पढ़ लिए यानी कि ईडियम्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, ईडियम्स हम पढ़ चुके हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे रोगों के बारे में। रोगों के बारे में मतलब आप अभी साइंस पढ़ाने वाले हो क्या? नहीं, चिंता मत कीजिए, साइंस नहीं पढ़ेंगे, साइंस हमारी छूट चुकी है। अब हम साइंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो रोग क्यों पढ़ाओगे? क्या होता है रोग? रोग इज डिजीज। और सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग, यानी कि जो लोग कहेंगे वही तो हमारे लिए रोग है ना। तो हम उन रोगों के बारे में पढ़ेंगे जो लोगों ने कहा है, यानी कि लोगों द्वारा कही गई बातें जो बड़ी फेमस हैं लोकोक्तियों के नाम से। तो आज हम लोकोक्तियां पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं लोकोक्तियों को? लोकोक्तियों को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। चलो जी, प्रोवर्ब्स पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए प्रोवर्ब्स में है क्या। ये तो मैं बता चुकी हूँ, जो लोगों ने कहा दैट इज प्रोवर्ब, यानी कि लोगों द्वारा कही गई बातें इज अ प्रोवर्ब। तो लोगों द्वारा जो कही गई बातें हैं वो हमें क्यों पढ़नी है? लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो जिन लोगों ने यानी कि हमारे बड़े शयानों ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ बन चुका है, यानी कि जो हर एक सर्कमस्टेंस में फिट बैठता है, एक ट्रूथ बन चुका है। यानी कि प्रोवर्ब कंटेन्स द होम ट्रूथ एज वेल एज द यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो किसी सिचुएशंस में अगर उस मुहावरे उस लोकोक्ति को बोला जाए तो वो बिल्कुल सेट बैठती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अगर सुना हो तो अगर कोई इंसान बाद में पछताता है, यानी कि टाइम था जब काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को बोला जाता है पूरे साल भर बच्चों पढ़ लो, बच्चों पढ़ लो, बच्चों पढ़ लो, एग्जाम्स आने वाले हैं। पढ़ते नहीं हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्स आए और तब भी नहीं पढ़े हम लोग। पेपर आए, फिर रिजल्ट आए तो रोने बैठ गए हम। तो फिर कोई जो बड़े शाने होते हैं वो क्या कहते हैं? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप अगर काम नहीं करोगे टाइम पर तो लास्ट में यही डायलॉग सुनने मिलेगा आपको। तो जो ऐसी बातें थी जो बात का यूनिवर्सल ट्रूथ बन चुकी हैं, दैट आर प्रोवर्ब्स। ठीक है, तो ये कहाँ से आई है? सर ये किसी ने भी बोली होंगी, हमारे लिटरेचर के अंदर आई है, किसी फेमस पर्सन ने बोली होंगी, जैसे कि कुछ है नीचे यहाँ पर। सम ऑफ देम्स आर जेम्स फ्रॉम द ग्रेट मास्टर्स लाइक शेक्सपियर, ड्राइडन, एसोप, जो कि कहाँ के हैं? ग्रीस के राइटर हैं, फेबल राइटर हैं। और कुछ कहाँ से आई है? कुछ एंटिक्विटी से आई है। एंटिक्विटी इज द टाइम विच इज अननोन, यानी कि फ्रॉम वेरी पास्ट, उस पास्ट से आई है जो कि हम याद भी नहीं है कहाँ से आई है, बस लोगों को कहते सुना था हमने। तो जो एंटिक्विटी से चीज़ें आती है वो हमारी कस्टम बन जाती है या हमारे रीति रिवाज बन जाते हैं, बोलूँ तो कल्चर बन जाता है हमारा। तो या तो एंटिक्विटी से आई हैं या कुछ फेमस राइटर्स ने बोला है। तो बड़ी सारी वर्ब्स होती हैं जैसे कि डू और डाई, करो या मरो, ये भी किसी फेमस पर्सन ने यानी कि महात्मा गांधी जी ने बोला है। तो उस तरह से जो चीज़ें, जो लेजेंडरी लोग कुछ बोलते हैं तो वो हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेकर कुछ ना कुछ बातें कही होती है। क्लियर है? तो चलो जी, प्रोवर्ब की डेफिनेशन को यहीं पर स्टॉप करके हम लोग आगे पढ़ते हैं कि प्रोवर्ब्स है क्या, कौन कौन सी प्रोवर्ब्स हमें पढ़नी है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट। होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट। अगर आप इसका मीनिंग समझे तो इसका मीनिंग ये है कि आपके अंदर आशा रहनी चाहिए, यानी कि अपने मन के अंदर निराशा को मत आने दो। जब तक आपके मन में आशा है, जब तक आप हिम्मत नहीं हारते, तब तक आप सब काम कर सकते हो। यानी कि जैसे हम बोलते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो यहाँ पर इस जो प्रोवर्ब है इसका मतलब ये है, होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, यानी कि आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं ये विश्वास होना चाहिए कि सब अच्छा होगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। बेटर लेट देन नेवर, यानी कि इससे अच्छा है कि हम थोड़ा लेट हो जाएं कि नहीं, यानी कि लेट होना बेहतर है, इससे अच्छा कि वो काम कभी हो ही ना। दुर्घटना से देर भली, हम बोलते हैं यहाँ पर दुर्घटना से देर भली, तो वैसे ही है बेटर लेट देन नेवर। मतलब अगर लेट हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन कैसा होगा अगर वो काम होगा ही नहीं, तब तो और बेकार काम हो जाएगा ना हमारा। चलो जी नेक्स्ट है, फूल्स रन इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, यानी कि एंजल्स होते हैं हमारे फरिश्ते। यहाँ पर जो इसका वर्ड यूज हुआ है, जहाँ पर बुद्धिमान लोग एंटर करने से डरते हैं, यानी कि जो एरिया ऐसा है जो बिल्कुल ही नाजुक स्थिति है, जहाँ नहीं जाना चाहिए और बुद्धिमान लोग वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ पर फूल्स दौड़े दौड़े जाते हैं, यानी कि वहाँ पर जो बेवकूफ़ लोग हैं वो दौड़े जाते हैं, चलो चलो हम चलते हैं। तो क्या है? फूल्स रन्स इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट, यानी कि जो लापरवाह इंसान होता है, बेवकूफ़ इंसान होता है, वो हमेशा मुश्किलों की तरफ भागता है या फिर हमेशा ऐसी सिचुएशंस में भागता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है,
चलो जी, आगे है देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल। इसको अगर मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करूँ तो इसको बोला जाता है एज्ड लवर, बट इसका मतलब ये है कि ये स्पेशली एक सर्कमस्टांसेस को शो करता है कि देयर इज नो फूल, जो अगर कोई इंसान जो मैच्योर होकर सिंसियर होकर भी गलतियां करता है तो उससे मूर्ख कोई नहीं। बिकॉज जब आपने अपनी एज को क्रॉस किया है, यानी कि जब आप सीनियर बन चुके हैं हमारे, तो जाहिर सी बात है आपने मेरी वाली एज को भी जिया है, इस एज में जो गलतियां होती हैं वो भी आपने देखी है। आप अभी भी आकर गलतियां कर रहे हो वही सेम जो कहीं ना कहीं आपसे जूनियर करते हैं, तो आप में और जूनियर में फर्क क्या रहा? यानी कि आप भी मूर्ख हो, वो भी मूर्ख है। उस जो जूनियर है उसकी मूर्खता को मूर्खता नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी मूर्खता को मूर्खता बोला जाएगा, क्योंकि गलतियां करना अब क्या आपकी आदत बन चुकी है। तो जब आप बार बार गलतियां करते हो, सेम गलतियों को दोहराते हो, तो आप क्या हो? आप एक एक्चुअल में आप मूर्ख हो। कोई नया इंसान गलतियां करता है तो वो गलतियां करके सीख रहा होता है। यानी कि देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल को ये भी बोल सकता है, जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं समझता, जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वो एक्चुअल में क्या है? वो मूर्ख ही है एक्चुअल में। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास अ फूल एंड हिज मनी आर सून अपार्टेड। अ फूल एंड हिज मनी आर सून अपार्टेड का मतलब क्या है? एक बेवकूफ़ इंसान के पास पैसा ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता। जैसे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए और आपको पता नहीं कि उस पैसे का क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह से सेव करना है, तो क्या होगा? फिजूल खर्ची करोगे आप, भैया ये दे दो, वो दे दो, ये बना लिया, वो खा लिया, ये ले लिया, वो पहन लिया, एक एक दिन पहन के सारी चीज़ें फेंक दिया आपने, तो उस टाइम पे क्या होगा? वो पैसा ज़्यादा टाइम तक आपके हाथ पर टिकेगा नहीं। इसीलिए बोला गया है कि फूल हैंड इज मनी आर सून अपार्टेड। चलो जी, नेक्स्ट है एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट मतलब ऐसे होता है ना कि हम बोलते तो बहुत कुछ हैं बट करते नहीं। तो इसको अगर मैं बोलूँगी तो ये है कि कथनी से करनी भली। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट मतलब सिर्फ बोल बोल कर इंस्ट्रक्शंस देते रहो, इससे बेटर तो करके दिखाओ ना। बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, इसलिए यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल रैदर देन गिव स्पीचेस या प्रीचेस। ठीक है, चलो जी, आगे क्या है? ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून, यानी कि जो पेमेंट करता है वही तो काम करवाने का हकदार है। ठीक है, जिसने पेमेंट की है, जो उसका मालिकाना हक रखता है, वही उसी की मर्जी से काम होता है। यानी कि वन हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग द विशेज ऑफ वंस मास्टर। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो आप जब जो काम कर रहे हैं उसके लिए पेमेंट कौन करेगा? आपका बॉस करेगा। तो जो बॉस आपको काम बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो वन हैज़ अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द वंस मास्टर बिकॉज ही इज द वन हु पेज द पाइपर एंड कॉल्स द ट्यून, क्योंकि उसने पे किया है भाई, आपको पे किया है तो वो अपना काम तो करवाएगा ना। यानी कि जो पाइपर को पे करेगा वो उसी की तो ट्यून बजाएगा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास यू कैन नॉट मेक अ सिल्क पर्स आउट ऑफ अ सॉज ईयर, यानी कि आप लोग गधों से घोड़ों का काम नहीं ले सकते। यानी कि अगर आप बोलो कि मैं सॉज ईयर यानी कि बोरी के किसी टुकड़े से या फिर कोई ऐसा जो खुरदरा मटेरियल होगा उससे मैं सिल्क का पर्स बना लूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब कोई ऐसा इंसान है जो कोई काम कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल आप मछली को बोलो चलो उड़ के दिखा, नहीं उड़ सकती वो। क्यों? क्योंकि वो उसका काम ही नहीं है। आप उस इंसान से वो काम ले ही नहीं सकते जो उसकी स्पेशलिटी नहीं है या उसके फीचर्स में इनबिल्ट ही नहीं है। ठीक है, तो यू कैन नॉट मेड अ सिल्क पर्स आउट ऑफ अ सॉज ईयर। चलो जी, आगे क्या करते हैं? अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। अगर हिंदी लौकोक्ति देखे तो इसका ये है, नो नकद न तेरा उधार। यानी कि आज के टाइम पर जो आपको कैश मिल रहा है दैट इज मोर वैल्यूएबल देन द क्रेडिट। यानी कि जो आपको अभी मिला ही नहीं, सिर्फ लालसाएं हैं कि शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, तो उस शायद से अच्छा है जो आज कंफर्म है उसको आप अचीव कर लो। यानी कि हमेशा आपको लालच में नहीं, आज के बेनिफिट्स को भी नज़र देखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दूरदर्शिता को खो दो। यानी कि आपको दिख रहा है कि दूर बेनिफिट हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं आज वाले जो कम बेनिफिट है उसको एक्सेप्ट करके दूर वाले बेनिफिट को इग्नोर करो, बट लालसाओं की नज़र से मत देखो, शायद ऐसा हो जाए, वो सही नहीं है, वरना आज की अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप खो दोगे। ठीक है, चलो जी, आगे क्या है? अ बर्ड ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। यानी कि फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब होता है एक तरह की, जैसे जो बर्ड्स होते हैं वो आपस में हमेशा झुंड बनाकर रहते हैं। अगर मैं हिंदी मुहावरा बोलूँ, हिंदी लौकोक्ति बोलूँ इसकी, तो ये है हमारे पास एक ही थाली के चट्टे बट्टे। यानी कि जो एक जैसे इंसान होते हैं वो हमेशा एक साथ रहना पसंद करते हैं। देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या है? पीपल ऑफ लाइक करेक्टर्स आर कम टुगेदर।
यानी कि जो सेम सेम इंसान के लोग होते हैं, जिनका करेक्टर सेम होता है, वो जनरली एक साथ दोस्त बन जाते हैं और एक ही साथ रहते हैं। तो उसको बोलेंगे हम बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, लेट मी क्लियर वन थिंग कि जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो एज इट इज यूज होते हैं, वो सेंटेंस में जाकर अपना जो एक्चुअल बॉडी शेप है उसको खोते नहीं है। यानी कि आप किसी को अगर कुछ बोलना चाहते हैं लोकोक्तियों के वे में, तो आप उसको डायरेक्टली ये लाइन बोल सकते हैं, इसको आपको चेंज नहीं करना। क्योंकि ईडियम्स में हमने देखा था ईडियम्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज हो रही थी, तो ये बिटवीन द सेंटेंस यूज नहीं होते, ये अपने आप में ही एक सेंटेंस है। ईडियम्स जो है वो फ्रेजेस होती हैं और जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, चलो जी आगे है 11th वन, अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यानी कि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग कि आप परसुएट करने से पहले, यानी कि किसी काम को करने से पहले आप उसकी कंप्लीट जानकारी ले ले, वरना बीच में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो जी आगे क्या है हमारे पास, आगे है वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन। एक इंसान के लिए जो मीट है, यानी कि एक इंसान के लिए जो खाना है, वो दूसरे इंसान के लिए जहर हो सकता है। ये एक बिजनेस प्रोवर्ब्स है जो ये बोलता है कि जो समय है सबके लिए बराबर नहीं रहता। समय किसी के लिए अच्छा है तो समय किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी है बिजनेस में, कोई अपॉर्चुनिटीज आई है, वो किसी के लिए गुड भी हो सकती है और किसी के लिए बैड भी हो सकती है। ठीक है, सेम सिचुएशंस डिफर्स, यानी कि सेम सिचुएशंस हैव मैनी फेसेट। किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव, किसी के लिए न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट करते हैं, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। फ्राइंग पैन से निकला और फायर में गया, यानी कि आसमान से टपका खजूर पे अटका। क्या है, फ्रॉम वन ट्रबल टू अनदर बिगर ट्रबल। यानी कि ऐसा इंसान जो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी बड़ी मुसीबत में जाकर फंस जाता है, उसे बोलेंगे आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट है, इट नेवर रेन्स बट पोर्स। इट नेवर रेन्स बट पोर्स, इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम आपके पास सडनली नहीं आती है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपके ऊपर पहाड़ टूट गया, वो धीरे धीरे आती है, वो बरसती है, वो इकट्ठा आपके ऊपर भड़कती नहीं है, वो आपके ऊपर बरसती हैं धीरे धीरे बारिश की बूंदों की तरह। यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे अपना वे आउट करके आती है। अगर आप उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि अपनी कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं पहले से, तो आप एक बेटर स्ट्रेटेजी बनाकर उसे दूर कर सकते हैं। तो ये भी अगेन एक बिजनेस टर्म है, इट नेवर रेन्स बट पोर्स। यानी कि मुसीबतें जो हैं खटखटा के जरूर आती हैं दरवाजा, सिर्फ आपको उसकी आहट सुनने की देर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अ लास्ट स्ट्रो ब्रेक्स द कैमल्स बैक। ये एक्चुअल में ऐसा हुआ था, ये बहुत पुरानी कहावत है। इसमें क्या हुआ था कि जब पुराने टाइम में जब हम गधों के ऊपर या कैमल्स के ऊपर जो है बहुत सारा लोड डालते थे ताकि उनका हम ट्रांसपोर्टेशन का काम ले सकें, तो जब जितनी कैपेसिटी नहीं है एक एनिमल की, उससे ज़्यादा आप उसके ऊपर लोड डाल दोगे तो क्या होगा, वो चल नहीं पाएगा, वो वहीं बैठ जाएगा। तो ये एक्चुअल में हुआ था, उसी की वजह से इसकी कहावत बनी है, द लास्ट स्ट्रो ब्रेक्स द कैमल्स बैक। यानी कि ऑलरेडी वो इतना ओवरबर्डन था, उसके ऊपर तुमने एक काम और डाल दिया, अब वो इस कैपेसिटी में आ गया है कि वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता, इनटॉलरेबल है, यानी कि वेस्ट हो चुका है वो सारा काम। द स्मॉलेस्ट एडिशन टू एन ऑलरेडी हैवी टास्क और बर्डन मेक्स इट इनटॉलरेबल। अगर मैं आपको बोलूँ, आप लोग सिस्टम सब यूज़ करते हैं बच्चों, तो सिस्टम में अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर रन किया हुआ है, ठीक है, उसके साथ हिदायत दी जाती है कि अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी कोई हैवी सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है तो आप अदर प्रोसेसिंग एक बार बंद कर दीजिए जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता। लेकिन हम तो मन चले हैं, हम तो काम करेंगे, ठीक है, वो प्रोसेसर साइड बाय साइड प्रोसेसिंग कर रहा है, हम मल्टीटास्किंग करने लगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके सिस्टम की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ प्रोसेस कर सके। तो आपने जैसे ही अनदर फाइल खोली, सिस्टम हो गया हैंग। सिस्टम हैंग होने की वजह से वो जो हैवी सॉफ्टवेयर वाली फाइल थी वो भी करप्ट, और जो आप दूसरा काम करने जा रहे थे वो भी नहीं हुआ, यानी कि सब चीज़ें क्या हो गई, यूजलेस। तो क्या हुआ, द लास्ट स्ट्रो ब्रेक्स द कैमल्स बैक। जो आपने लास्ट काम किया ना, उसने सारे काम को बिगाड़ दिया। चलो जी नेक्स्ट है, अ फोर वार्न्ड इज फोर आर्म्ड। फोर वार्न्ड इज फोर आर्म्ड, फोर होता है जो मतलब पहले से ही कुछ बताया जाता है, यानी कि जिसको पहले से चेतावनी दी जाती है वो पहले से सशक्त कर सकता है अपने आप को। यानी कि अगर आपके पास किसी चीज़ की, किसी प्रॉब्लम, आने वाली प्रॉब्लम के बारे में जानकारी है तो आप बेहतर उसके लिए तैयारियां कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि परसों आपका टेस्ट है तो आप क्या करोगे, 2 दिन पढ़ लोगे ना। लेकिन अगर आपको बोला जाए अभी 1 घंटे बाद आपका टेस्ट है,
तो शायद आप उतनी ज़्यादा तैयारी के साथ टेस्ट ना दे पाओ। तो यानी कि फोरवॉर्न इज अ फोरआर्म। जब आपको पहले से जानकारी होगी तो आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। टू एयर इज ह्यूमन मतलब जो मनुष्य है वो गलतियों का पुतला है। मनुष्य गलतियां करता रहता है, और जो माफ कर दे वो देवता है। यानी कि माफ करना ही सबसे बड़ा माना गया हमारे में। यानी कि आपको प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, आपको टाइमली माफ कर देना चाहिए। तो माफ करना इज अ देवीय गुण और गलतियां करना जो है वो मानवीय गुण है। ठीक है, चलो जी आगे है नेक्स्ट हमारा आउट ऑफ द साइट एंड आउट ऑफ द माइंड। यानी कि जब तक आपकी नजरों के सामने कोई चीज है तब तक ही वो आपके दिमाग में रहती है। एक बार आप अपने डेस्क से उसे हटा दीजिए और वो आपके साइट माइंड से भी निकल जाएगी। ये भी अगेन एक बिजनेस टर्म है जो बहुत मेजरली यूज होती है। बिजनेस टर्म में क्या होता है कि जो मेजर चीजें होती है, यानी कि आपके जो प्रायोरिटीज वाले वर्क होते हैं उसको आपको अपनी आईज के सामने रखना चाहिए। यानी कि अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो या फिर एक एजेंडा बना के अपने आगे बोर्ड पे टांग दो, जिससे क्या होता है कि वो आपकी आंखों के सामने रहती है। तो आपको याद रहता है कि यार ये काम भी करना है, ये काम भी करना है और ये काम भी करना है। वंस अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी कि उसको अपनी आंखों के सामने नहीं रखा, लिस्ट नहीं बनाई या फिर आपने कोई नोटिस बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका माइंड उसे रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि उसे भूलना स्टार्ट कर देगा। आपको इसीलिए बोला जाता है कि साथ साथ नोट्स बनाओ, क्योंकि हमारा माइंड सब कुछ रिटेन कर तो सकता है बट सब कुछ याद करना उसी प्रायोरिटीज में उसी तरह से तो वो पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, वहां पर खिचड़ी बन जाएगी और आपको पता ही नहीं कि व्हिच टू चूज फर्स्ट, यानी कि किस काम को हमें पहले करना है। तो एक प्रॉपरली मैनेज तरीका आपको अपने पेपर पे उतारना चाहिए, अपने नोट्स बनाने चाहिए, ताकि आपके आंखों के सामने रहे आपकी अचीवमेंट क्या है। आप लोगों ने अगर कभी सुना हो तो जो मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो अपना जो लेआउट है या फिर अपना जो ब्लूप्रिंट है वो हमेशा अपने सामने रखते हैं, अपने सपनों को लिखते हैं, उसको अपनी आंखों के सामने रखते हैं और फिर उसके लिए डे टू डे वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं ताकि हम उसे अचीव कर पाएं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस लैंड्स एन्चेंटमेंट टू द व्यू। दूर के ढोल सुहावने, यानी कि जब कोई चीज डिस्टेंस पे होती है तो वो हमारी उत्सुकता बढ़ा देती है, हमारे अंदर मतलब ऐसा कुछ प्रोवोक करती है, हमारे मन को लुभाती हैं वो चीज़ें कि हम उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थिंग्स लुक नाइस एंड ब्यूटीफुल व्हेन दे आर नॉट विद इन रीच। यानी कि जब कोई चीज़ जिसे हम पा नहीं सकते तो वो दूर से बहुत सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों का कई बार मन होता है कि हम लोग भी अकेले वाली लाइफ चाहिए, हॉस्टल वाली लाइफ चाहिए, हम लोगों को घर से दूर रहना है, फ्रीडम चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये फ्रीडम हमें आज अच्छी लगती है कि हाँ हम अपने मन से काम कर सकते हैं सब कुछ। वो क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि अभी हम वैसा कर नहीं सकते। लेकिन जो बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं अपने घर से निकल के, सर उनसे पूछो उनकी हालत क्या होती है, वो बिल्कुल खुश नहीं होते। वो यही बोलते हैं कि पहले सुनने में अच्छा लगता था कि हॉस्टल लाइफ ऐसी, हॉस्टल लाइफ वैसी, जब एक्चुअल में हम आकर रहने लगे ना तो बिल्कुल सही बता रही हूँ बॉस, वॉट लग चुकी है हमारी, मतलब हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये चीज़ें। ठीक है, तो क्या है, दूर के ढोल सुहाने, जो चीज़ें दूर होती है हमारी रेंज से बाहर होती है वो अक्सर हमें लुभाती हैं। ठीक है, चलो जी आगे है हमारे पास रेंडर अनटू कैसर व्हाट इज कैसर। जैसे कि हमारे यहाँ पर है जहर को जहर काटता है, या फिर जिसको जैसे को तैसा करना, तो वो क्या है, बी रिवेंजफुल, यानी कि आपको अपना प्रतिशोध लेना चाहिए, या फिर जैसा आपके पास आया है आपको वैसा उसको रिटर्न करना चाहिए, जैसे कर्मा रिटर्न्स। तो वैसी तरह से आपका होता है रेंडर अनटू कैसियर व्हाट इज कैसियर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी का काम शैतान का, यानी कि अगर आप कोई काम जल्दी करते हैं, एक्चुअल में जितना टाइम लगना चाहिए उस टाइम से कम टाइम में किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट आपका काम लगभग वेस्ट हो ही चुका है, क्योंकि जल्दी में किया हुआ काम कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट करते हैं लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप का मतलब ये होता है कि कोई भी काम करने से पहले एक बार सोच लेना, यानी कि सोच समझ के काम करना। तो अगर आप सोच समझ के काम करते हो, करने से पहले सोचते हो, तो आपके जो डिसीजन है वो हमेशा राइट होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। यानी कि डोंट बी रेकलेस एंड इम्पल्सिव। हड़बड़ी में या फिर बहुत जल्दी में कोई काम ना करे, केयरलेसनेस के साथ कोई काम ना करे, सोच समझ कर फिर ही काम करें। चलो जी आगे है मेक हे वाइल द सनशाइन्स। मेक हे वाइल द सनशाइन्स का मतलब ये होता है कि अपने सारे काम तभी कर लो जब उसका सही टाइम है, सही अपॉर्चुनिटीज आपके टाइम है। यानी कि अगर आपके पास कोई रिसोर्स आज के टाइम पे है तो जब तक वो रिसोर्स खत्म हो जाए उसका वेट क्यों करना,
जब तक रिसोर्सेज है अपना काम खत्म कर लो। मेक है जो होता है वो आपका लगभग चारा होता है, तूड़ी होती है जो पशु पक्षियों जानवरों के लिए बनाई जाती है, गाय भैंसों के लिए बेसिकली। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब सूरज चमक रहा है तो वहीं पर सुखा लो ना, उसे बाद में क्यों सुखाना है आपको, बाद में अदर मशीनरीज की हेल्प से क्यों सुखाना है। यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज है, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज आपको करना चाहिए। जब तक आप उसका ऑप्टिमम यूज नहीं करेंगे तो वो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। मतलब आप क्या नहीं कर रहे हो, आप ड्यू डिलिजेंटली अपनी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से अपनी सिचुएशंस हैंडल नहीं कर रहे हो। तो इसमें क्या है, मेक है वाइल द सन शाइन्स। जब तक आपके पास रिसोर्सेज हैं अवेलेबल तो उन रिसोर्सेज को जितना यूज कर सकते हो उतना करो ना। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट में चलते हैं हम। 24 है नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। यानी कि इसका जो मतलब है वो ये है कि अगर किसी ने आपको बड़े प्यार से कोई चीज गिफ्ट की है तो उस गिफ्ट के अंदर आप कमियां ना निकालें, क्योंकि गिफ्टेड चीजें हमेशा उनकी पसंद की होती है जिन्होंने आपको गिफ्ट किया, ना कि आपकी पसंद की। अगर आप उनके गिफ्ट के बारे में कुछ भला बुरा बोलेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। दैट इज नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स कांट बी चूजर मतलब अगर आप किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तो वो सामने वाले की मर्जी है कि उसे देनी है या नहीं देनी, और अगर देनी है तो कौन सी क्वांटिटी में देनी है, कौन से लेवल की देनी है, किस क्वालिटी की देनी है, तो वो उसकी मर्जी है जो देने वाला है। बैगर्स की मर्जी नहीं हो सकती। यानी कि जब आप कोई चीज मांग रहे हो तो यू कैंट बी चूजर कि मुझे तो वो वाला चाहिए। ठीक है, तो बैगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है नियरर द चर्च एंड द फार्दर फ्रॉम गॉड। ये जो है समझने वाली चीजें हैं। नियरर द चर्च मतलब आप चर्च में रहकर भी भगवान से दूर हैं, यानी कि जो चर्च का फादर है अगर वो भगवान से दूर होगा तो सोचो वो लोगों को भगवान से मिलाने का काम करते हैं। यानी कि आप अपॉर्चुनिटीज के पास रहकर भी उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, तो उसको बोलेंगे नियरर द चर्च एंड द फार्दर फ्रॉम गॉड। जैसे दिया तले अंधेरा होता है ना, कि दिया दूसरों को रोशनी देता है पर खुद के पास ही उसके पास अंधेरा है। तो वैसे यही है कि आप खुद चर्च में रहते हैं, कुछ गॉड के इतने करीब हैं, आप लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आप भगवान से खुद इतने दूर क्यों हैं। या फिर इसका ये बोलो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो अपॉर्चुनिटीज से बेनिफिट उठाना बंद कर देता है, या फिर उसका मन ही नहीं करता या उसका मन लगता नहीं, वो ऑटोमेटिकली उस बेनिफिट से दूर होता चला जाता है। द मोर अपॉर्चुनिटीज यू हैव द लेस यू बेनिफिट फ्रॉम देम। या फिर ये बोलूँ कि अगर आपके पास 3-4 अपॉर्चुनिटीज एक साथ आ जाए तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो विच वन टू चूज, और उस टाइम जितना बेनिफिट आप उठा सकते हो आप उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाते। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे करते हैं। 2 heads आर बेटर देन 1। एक से भले 2। यानी कि हमेशा किसी काम को करने के लिए एक इंसान की हेल्प अगर आप लेते हो, यानी कि एक तो आप खुद हो गए और एक आप और हेल्प ले लो, तो वो काम बेटर तरीके से होगा रेदर देन कि मैं अकेला ही कर लूँगा, मैं अकेला ही कर लूँगा। अकेले कितना कुछ करोगे आप, अकेला इंसान पहाड़ नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो वो क्या है आपका कि मतलब आपको हेल्प लेनी चाहिए, एक से भले 2। अगर आप किसी की हेल्प ले पाओ तो काम बेटर तरीके से होगा। ठीक है, आगे क्या है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। यानी कि जिसके अंदर क्षमता है, जो काम करता है, एक्चुअल में जो काम कर रहा है जिस चीज के लिए, उसी को उसको पाने का हक है। नन किसी को भी फेयर पाने का हक नहीं है, बट द ब्रेव। ब्रेव मतलब जिसके पास साहस है काम करने का। ठीक है, जो आगे बढ़कर काम करता है वही अच्छा डिजर्व करता है। चलो जी नेक्स्ट है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल मतलब अंत भला तो सब भला, यानी कि आखिर में सारा काम बहुत अच्छे से हो गया तो चलो जी वेल एंड गुड है, सारा काम बढ़िया से निपट गया। ठीक है, नेक्स्ट है टू रॉब पीटर टू पे पॉल। यानी कि पीटर को रॉब करके हमने पॉल को पे किया, यानी कि किसी का बेनिफिट करने के लिए जब हमें किसी को नुकसान पहुंचाना पड़ता है। टू हार्म वन पर्सन इन ऑर्डर टू बेनिफिट द अदर। यानी कि एक को बेनिफिट देने के लिए हमें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, यानी कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो बेटर चीज़ें होती है, उनको टाइम लगता है। गुड थिंग्स टेक टाइम टू कंप्लीट, थिंग्स टेक टाइम टू कंप्लीट एंड टू मैच्योर। यानी कि एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे सब चीज़ें बिल्डअप होती है। अगर आप सोचो कि मैं CS बनना चाहता हूँ, जिस दिन आपने एडमिशन लिया उसी दिन बोलो कि मैं CS बन गई, नहीं, मैं उस दिन CS नहीं बनी, उसके लिए मुझे 4 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट करना था। उसके बाद ट्रेनिंग के अंदर मुझे अपने आप को एक्सेल करना था, प्रूफ करना था। यानी कि एक बेटर CS बनने के लिए बहुत डेडिकेशन, बहुत संघर्ष लगता है, उसके बाद ही कोई एक अच्छा CS या CA बन पाता है। ठीक है, तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, अच्छी चीजें एक दिन में नहीं होती। ठीक है, आगे है वन स्वेलो डजंट मेक अ समर।
वन स्वेलो डजंट मेक अ समर को आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एक छोटी सी अचीवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने अभी ग्रैंड सक्सेस को अचीव कर लिया है। यानी कि अभी एक छोटी सी अचीवमेंट आपको मिली है, इसके बाद बैठ मत जाना। इस छोटी सी अचीवमेंट का मतलब ये नहीं कि अभी तक आपका पूरी की पूरी जर्नी खत्म हो चुकी है, अभी लॉन्ग जर्नी बाकी है। एक छोटी सी बारिश की बौछार से ये नहीं, एक छोटी सी मतलब ये अगर धूप की किरणें यहाँ पर पड़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में अगर बहुत ब्राइट सन आया किसी एक दिन के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी गर्मियाँ आ गई, अभी तो सर्दियाँ पड़ी हैं ना, तो अभी तो प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, उस प्रॉब्लम्स का आपने एक छोटा सा हिस्सा अगर सॉल्व कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम अभी खत्म हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू का मतलब क्या है कि या तो आप उसको रख लो या आप उसे यूज कर लो। किसी एक अपॉर्चुनिटीज को आप ऐसा नहीं, उस अपॉर्चुनिटीज को मैं आज यूज भी कर लूँ और मैं फ्यूचर के लिए रख भी दूँ। यानी कि जैसे केबीसी की वो होती है ना, हेल्पलाइंस होती है, आपको एक बार यूज तो वो खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो यूज भी कर लो और आपके पास वो पड़ी भी रहे। या तो आप यूज करो या उसे फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करो, दोनों में से एक ही काम करना होगा, आपको चूज करना पड़ेगा एक्चुअली व्हाट इज टू डू। ठीक है, चलो जी आगे क्या है, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ एंड गॉड फॉर अस ऑल। आज के टाइम का सिनेरियो इस सिचुएशन के लिए बहुत बढ़िया है। ये सिचुएशंस भी कभी किसी एक क्राइसिस के टाइम पर लिखी गई थी। एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ कि हर इंसान को अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए और बाकी सबका ध्यान कौन रखेंगे, भगवान रखेंगे। यानी कि जब क्राइसिस का टाइम होता है तो इंस्टेड ऑफ कि इंसान बाहर जाके परेशानियां बढ़ाए, वो अपना ध्यान रखे और बाकी पूरी दुनिया के लिए कौन है, भगवान है। भगवान सबका ध्यान रखेंगे। जैसे कोविड में हमें बोला गया कि घर रहें, सुरक्षित रहें, मिलने जुलने से बचे, बाहर मत जाएं, तो उसमें क्या है, हर इंसान अपना अपना ध्यान रखे और बाकी पूरी दुनिया का ध्यान कौन रखेंगे, भगवान जी। चलो जी आगे है टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड मतलब दीवार से माथा मारना, यानी कि ऐसे काम करना जो कि हो ही नहीं सकते, या फिर भैंस के आगे बीन बजाना, अपना टाइम वेस्ट करना। अगर आप दीवार अपने सिर के अंदर कील ठोकोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सर फट जाएगा या कील का कोई फायदा नहीं है, वो मेहनत वेस्ट है, बेकार काम कर रहे हो आप, कुछ नहीं होने वाला उससे। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो जी इतने ही प्रोवर्ब्स थे जो हमें पढ़ने थे। इन प्रोवर्ब्स के अलावा अब क्या स्टार्ट हो रही हैं, इस प्रोवर्ब्स के अलावा हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन वर्ड्स। वो तो आपकी बुक में नहीं बोला गया, लेकिन फॉरेन वर्ड्स को हम लोन वर्ड्स बोलते हैं। लोन वर्ड्स क्यों, क्योंकि हमने लोन लिए हैं। किससे लोन लिए हैं, अदर लैंग्वेजेस से लोन लिए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज ने कुछ वर्ड्स जो अदर लैंग्वेजेस से लोन लिए हैं, लाइक लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, इन लैंग्वेजेस से कुछ ना कुछ वर्ड्स आए हैं हमारे पास जो हम लोग यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली। ये हमारी जनरल इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं या फिर हम लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन शब्दों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं वो शब्द क्या है, क्या कहते हैं वो शब्द। चलो जी उन शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। तो वो शब्द क्या है हमारे पास, वो शब्द बोलते हैं, फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं, एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या है, एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बोले तो बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, आगे है एब ओरिजिन। एब ओरिजिन मतलब फ्रॉम द ओरिजिन, जब वो बना था, यानी कि जिस टाइम पे उस वर्ड का ओरिजिनेशन, यानी कि जिस टाइम पर वो वर्ड आया था, ओरिजिनेट हुआ था, डिस्कवर हुआ था, इन्वेंट हुआ था, उस टाइम से वर्ड या फिर कोई भी इंसान जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उधर से। ठीक है, चलो जी आगे है। यहाँ पर ओरिजिन और बिगनिंग के अंदर एक डिफरेंस हो सकता है। ओरिजिन बोलता है उसकी हिस्ट्री, यानी कि पर्टिकुलर वर्ड की, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, जिसके रिगार्डिंग एब ओरिजिन यूज किया गया है। एब इनिशियो उस पर्टिकुलर पेपर के बारे में, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बोलते हैं कि फ्रॉम द बिगनिंग ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता, या फिर फ्रॉम द बिगनिंग इस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें थी। ठीक है, एब इनिशियो पहले से ही थी, इसके अंदर बिगनिंग से ही थी। ठीक है, उसके बाद है अडेंडा। अडेंडा को मोस्ट कॉमनली हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एज एन अडेंडम बोलते हैं, और आपके जब कंपनी लॉ आप पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव में बहुत काम आएगा। अडेंडा का मतलब होता है लिस्ट ऑफ एडिशंस, यानी कि अगर आपने कुछ और चीज़ें भी उसके अंदर ऐड ऑन करनी चाहते हो तो आप उसके लिए एक अडेंडा बना लो। जैसे कि पर्टिकुलर कोई चीज़ आपसे मांगी है, अब उस चीज़ों के साथ आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें देनी ज़रूरी हैं, तो आप क्या करो, उसके लिए अडेंडा लगा दो कि लिस्ट ऑफ एडिशंस, इसके साथ ये चीज़ें भी आएंगी। चलो आगे क्या है, आगे है हमारा एड लिबिटम। एड लिबिटम का मतलब क्या होता है कि लिबिटम का मतलब समथिंग एज इन प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग या परफॉर्मिंग। तो एड लिबिटम होता है आपका स्पीक और परफॉर्म इन पब्लिक विदाउट एडवांस प्रिपरेशंस, यानी कि आप पब्लिक में जाकर बोलना चाह रहे हैं और अभी तक आपने क्या नहीं किया है, अभी तक आपने प्रिपरेशंस नहीं की है। प्रिपरेशंस नहीं की है तो क्या नहीं किया, अभी तक आपने कुछ भी किया नहीं है, और
बिना प्रिपरेशन के आप जा रहे हो तो उस पर्सन को बोलेंगे एड लिबिटम, या उस परफॉर्मेंस को बोला जाएगा दैट परफॉर्मेंस इज एट लिबिटम परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड है हमारे पास, जो एक और वर्ड है दैट इज एड वैलोरम। एड वैलोरम इज अकॉर्डिंग टू वैल्यू। एड वैलोरम का मतलब, इस वर्ड को आप लिख लीजिएगा, एड वैलोरम। एड वैलोरम इज अगेन अ लेटिन वर्ड है हमारे पास, जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यानी कि कहीं पर लिखा होगा कि एड वैलोरम या फिर ड्यूटी शैल बी पेड एड वैलोरम, तो जो ड्यूटी पे होगी आपकी वो वैल्यू के अकॉर्डिंग पे की जाएगी, ठीक है। चलो जी, ये जितने भी वर्ड्स अभी तक हमने पढ़े, एब इनिशियो, एब ओरिजन, एडेंडा, एब लिबिटम या फिर एड वैलोरम, ये सारे वर्ड्स हमारे लेटिन के थे, यानी कि जहाँ पर भी लेटिन के लिए वर्ड होगा वहाँ पर आएगा वर्ड एल, जहाँ पे फ्रेंच वर्ड आएगा उसके लिए यूज होगा एफ, एंड जहाँ पर ग्रीक वर्ड आएगा उसके लिए आपका यूज होगा वर्ड जी। तो एल, एफ या जी। एल फॉर लेटिन, एफ फॉर फ्रेंच एंड जी फॉर ग्रीक, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एडहॉक। एडहॉक होता है जैसे कि एडहॉक कमेटी बना ली या फिर हमने एडहॉक पार्टी बना ली, यानी कि अ बॉडी इलेक्टेड और अपॉइंटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर वर्क। किसी एक स्पेशल काम के लिए किसी बॉडी का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, तो उसको बोला जाता है एडहॉक। जनरली हमारी कंपनीज के अंदर कमिटीज बनती है तो उनको बोला जाता है एडहॉक कमिटीज बना सकते हैं, यानी कि आप पर्टिकुलर इस काम के लिए किसी ना किसी भी कमेटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई कमिटीज बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एड इन्फिनिटम। एड इन्फिनिटम का मतलब जो इन्फिनिटी तक आपको लेके जाए, यानी कि टू इन्फिनिटी, एंडलेसली या फिर फॉर एवर। जब आपको कोई चीज़ें ऐसे बतानी होगी कि ये फॉर एवर चलती रहेंगी तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपको वर्ड मिलेगा एट फिनिटम, ठीक है। और ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी फॉरेन वर्ड्स हैं, ये आपको लीगल लैंग्वेज में कहीं ना कहीं पढ़ने ज़रूर मिलेंगे, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आगे आने वाले आपके एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए ये फॉरेन वर्ड्स यानी कि ये लॉन वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्मा मैटर। अल्मा मैटर इज अगेन अ लेटिन वर्ड। अल्मा मैटर इज समथिंग लाइक कि कोई स्कूल या कॉलेज जहाँ पर आप पहले पढ़ते थे। यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर दिस सेम वर्ड फॉर द यूनिवर्सिटी या फिर फॉर एनी इंस्टीट्यूट, तो आप बोलोगे दिस यूनिवर्सिटी इज माई अल्मा मैटर, कि मैं पहले यहाँ पे पढ़ता था, पहले मैं यहाँ पर अटेंड कर चुका हूँ क्लासेस, ठीक है, तो उस चीज़ को बोले जाएगी अल्मा मैटर। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड जो है जनरली आज के टाइम पे रेस्टोरेंट्स के अंदर यूज करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो आप अगर वहाँ का मेन्यू देखोगे ना, तो आज के टाइम पे हमें मेन्यू समझ में नहीं आता, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज में नहीं होता, वो फ्रेंच, जर्मन, लेटिन इस तरह की लैंग्वेजेस में लिखने लगी हैं। जैसे कि अला कार्टे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे ऐसे लिखा होता है कि अला कार्टे डिशेज आर प्रेजेंट हियर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लिस्ट या अकॉर्डिंग टू द कार्ड जो भी मेंशन है वहाँ पर, तो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल है इस टाइम पे, ठीक है। तो या फिर यू हैव टू ऑर्डर अला कार्टे, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कार्ड या फिर अकॉर्डिंग टू द मेन्यू। तो अला कार्टे इज यूज्ड फॉर द मेन्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कार्ड या फिर अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अला मोड। अला मोड मतलब यू हैव टू गेट रेडी अला मोड, यानी कि आपको अला मोड यानी कि फैशनेबल तरीके से रहना पड़ेगा, जो फैशन है आज के टाइम का उसका। अगर आप बोलो कि आज के टाइम पे मैं ए शेप सूट डाल के निकल जाऊं, जो पहले के टाइम पे डालते थे, लाहौरी, जब हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम नहीं था उस टाइम पर जो ड्रेसेस डालते थे वो आज के टाइम पे फैशन में नहीं है, आउट ऑफ फैशन उनको माना जाता है। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू फैशन रहना चाहोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, अला मोड, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो मतलब मेरी ईगो जैसा कोई और, मेरे जैसा कोई और। तो जब आप अल्टर ईगो बोलते हो, यानी कि आप अपने ऐसे फ्रेंड्स को बता रहे हो, ऐसे फ्रेंड के बारे में डिफाइन कर रहे हो जो बिल्कुल आप जैसा है, यानी कि वो बिहेवियर में, पर्सनालिटी में आपकी दूसरी छाया है। जब बोलते हैं ना ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरा ये रूप है, मेरा, हम जनरली हम ये बात यूज करते हैं कि उसे देख लो और उसे देख लो, एक ही बात है, यानी कि मिस्टर ए को देख लो या मिस्टर ए को देख लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। तो उसको बोला जाएगा अदर सेल्फ या अल्टरनेट पर्सनैलिटी या फिर इंटीमेट फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अमेंडे ऑनरेबल। अमेंडे ऑनरेबल मतलब अमेंड करना, ठीक करना किसी को, यानी कि आपने कभी पब्लिक में कोई चीज़ें बोल दी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, तो उस टाइम पे आप कॉमनली अपोलॉजी डाल दो, यानी कि माफ़ी नामा आप लिख दो। तो आप जब कॉमनली अपोलॉजी लेते हो, यानी कि अपने लिखे हुए शब्दों को, कहे हुए शब्दों को वापस लेते हो, रिपेरेशन करते हो, तो उस टाइम उसको बोला जाएगा अमेंडे ऑनरेबल। किसी के ऑनर के अंदर आपने अपने शब्दों को वापस लिया, अमेंड किया, ठीक है। आगे है हमारे पास अमोर प्रॉपर। अमोर प्रॉपर का मतलब होता है जब आप अपने स्वाभिमान के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस होते हैं, यानी कि सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एंशियन रेज़मे। एंशियन रेज़मे इज यूज्ड फॉर द टर्म, या कि
कोई बहुत पुरानी हमारे पास चीज़ें हैं यानी कि पॉलिटिकल सोसाइटी या पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको रिप्लेस कर दिया गया किसी मॉडर्न सिस्टम के साथ, यानी कि ओल्डर सिस्टम या फिर फॉर्मर सिस्टम इज रिप्लेस्ड विद द न्यूअर वन इज नोन एज एंशियन रेजिम, यानी कि रेनोवेशन आपने किया या फिर रिफॉर्मेशन आपने किसी चीज़ का कर दिया। ठीक है, उसके बाद दो वर्ड है, इनका मीनिंग आपको साथ में समझना पड़ेगा, अ पोस्टियोररी या फिर अ प्रियोररी। अ पोस्टियोररी और अ प्रियोररी में डिफरेंस क्या है? अ पोस्टियोररी इज अ टर्म विच मीन्स कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस या फिर एक्सपेरिमेंट्स जो आप करते हैं, तो उसमें जब आप लर्निंग करते हैं दैट इज अ पोस्टियोररी। अ प्रियोररी का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें वो एक्सपीरियंस नहीं करवाई जा सकती, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, यानी कि आपको प्रिजम्पशन लेना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, ढूंढना होगा सिचुएशंस के अंदर, ये आपको फिर उसके साथ नहीं पता चल सकता, यानी कि आपको एक्सपीरियंसेस के साथ नहीं पता चलता। तो पोस्टरी और पोरियरी के अंदर दोनों के अंदर ही आप कारण ढूंढते हैं किसी काम के होने का, लेकिन पोस्टरी के अंदर जो कारण ढूंढा जाता है वो एम्पेरिकल होता है, यानी कि वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। ठीक है, और प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि वो जो है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग या फिर बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व कर सकते हो उतना ज़्यादा। अब पोस्टरियरी और प्रायोरिटी दोनों क्वालिटीज़ एक लॉयर के अंदर या एक सीएस के अंदर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको केस दिया जाता है सॉल्व करने के लिए कोई, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे पोस्टरियरी होती है और कुछ चीज़ें वहाँ पे प्रायोरिटी होती है। पोस्टरियरी मतलब कुछ चीज़ें आपको फैक्ट्स दिख जाएंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास सिचुएशंस होंगी, तो कुछ चीज़ें आपको वहीं से मिलेंगी, तो कुछ चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट से निकालनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ऐसे होता तो, वैसे होता तो, ये होता तो, वो होता तो जब आप ऐसे ऑब्जर्वेशन अलग अलग सिचुएशन में ऑब्जर्व करते हो तो जो एक्सपीरियंस आपके पास आता है दैट इज डन थ्रू द अ प्रियोरी। ठीक है, चलो जी आगे है हमारे पास एप्रोपोज। एप्रोपोज का मतलब होता है कि किसी रेफरेंस के बारे में बात करना। ठीक है, यानी कि हम बोलते हैं ना विद रेफरेंस टू दिस, तो वहां पर हम बोल सकते हैं विद रेफरेंस टू को रिप्लेस करके एप्रोपोज। ठीक है, नेक्स्ट है ऑकोरेंट। ऑकोरेंट क्या है? ऑकोरेंट जो इसके अंदर है इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में पहले से बहुत ज़्यादा जानकारी थी, यानी कि फुली अक्वेंटेड विद मैटर्स या फिर वेल इन्फॉर्म्ड या फिर अप टू डेट, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि फुली अपडेटेड है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट है हमारे पास ऑफेट। ऑफेट का मतलब होता है कोई एक्सपर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि किसी सिचुएशंस में जिसको डिटेल्ड नॉलेज है। डिटेल्ड नॉलेज एक एक्सपीरियंस बेस्ड पे आ सकती है, यानी कि एक्सपर्ट को आ सकते हैं जिसने हर बार उस सिचुएशंस को बार बार हैंडल किया है। ठीक है, उसके बाद है ऑरिवोर। ऑरिवोर इज अ साइन ऑफ गुड बाय, यानी कि जब हम किसी से गुड बाय कहते हैं तो हम उसको बोलते हैं जल्दी मिलेंगे, तो यानी कि गुड बाय टिल वी मीट अगेन। तो अनटिल वी मीट अगेन को हम बोलते हैं ऑरिवोर, यानी कि आई होप दिस गुड बाय इज एन ऑरिवोर, कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे, या फिर मीट यू टुमारो जब हम बोलते हैं तो उसकी जगह पे हम ऑरिवोर बोल सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एवेंट प्रपोज। अवेंट प्रपोज का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी के प्रीलिमिनरी, जैसे कि आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके आगे कुछ प्रीफेस लिखा होता है, यानी कि उस बुक के बारे में कुछ कंटेंट लिखा होता है, तो उसे बोलते हैं अवेंट प्रपोज। यानी कि जब आप किसी के बारे में पहले एक कोई धारणा बनाते हैं या एक आउटलाइन क्रिएट करके देते हैं कि आगे आप जो पढ़ने वाले हो वो ये है, तो उस आउटलाइन को बोला जाता है अवेंट प्रपोज। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अवेंट कार्डे। अवेंट कार्डे इज समथिंग विच इज नॉट रेगुलर, यानी कि वो एक्सपेरिमेंटल है। आप जितने एक्सपेरिमेंट करते हो उतनी ज़्यादा आपके पास नई नई चीज़ें आती हैं, तो वो न्यू होगा, अनयूजुअल। अनयूजुअल क्यों? क्योंकि दो तीन चीज़ों को मिलाकर एक्सपेरिमेंट करके आपने वो कंटेंट उठाया है, तो वो क्या है आपका अवेंट गार्डे। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट है व्यू आइडियल। व्यू आइडियल इज आइडिया ऑफ परफेक्शन, यानी कि आप कोई काम करते हो तो आप एक आइडियल हो परफेक्शन के लिए कि कोई काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूमॉन्डे। ब्यूमॉन्डे इज द वर्ल्ड ऑफ फैशन, यानी कि फैशन की दुनिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूक स्पिरिट। ब्यूक स्पिरिट्स का मतलब होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति, मैन ऑफ विट, जिसके पास बहुत बुद्धि है, वो है ब्यूक स्पिरिट्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बेटन्योर। बेटन्योर मतलब आपका कट्टर दुश्मन, जो बहुत गहरा दुश्मन है आपका, उसको बोलेंगे आप बेटन्योर, यानी कि अ स्पेशल अवर्जन। इंडिया हैज ऑलवेज बिन बेटन्योर फॉर पाकिस्तान। चलो जी नेक्स्ट है बोनाफाइड। बोनाफाइड इज अ जेन्युइन पर्सन, यानी कि जो बिल्कुल सिंसियर है, जिसने कभी कोई गलती नहीं की, जिसके इंटेंशन साफ है, साफ सुथरे दिल का जो इंसान है, तो ही इज बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया। चलो जी उसके बाद है बिजारे। बिजारे इज स्ट्रेंज या फिर अननोन, जो बिल्कुल ही अजीब सा है, दैट इज बिजारे। ठीक है,
उसके बाद है बॉर्न वेज। बॉर्न वेज इज मतलब हैव अ गुड जर्नी, ये आपको यात्रा जो है आपकी वो शुभ हो, ठीक है। जनरली जो फ्रेंच वर्ड आएंगे वो जनरली आपकी कॉमन लैंग्वेज में जो बोले जाने वाले शब्द हैं उसमें आएंगे आपके, यानी कि सोशल लाइफ के अंदर जो बोले जाने वाले शब्द हैं उस चीज़ों के लिए आपके फ्रेंच वर्ड जो है ज़्यादा यूज होते हैं। लेटिन वर्ड जो है आपके लीगल लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंच वर्ड कभी आपके लीगल लैंग्वेज में यूज नहीं हो सकते, बस मोस्ट कॉमनली जो फ्रेंच वर्ड हैं वो आपके रेगुलर लैंग्वेजेस में ज़्यादा यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कसस बैली। कसस बैली मतलब एक ऐसा कारण जिसकी वजह से आप पूरी रामायण का ये बता सकते हो कि इस रामायण को करने की वजह क्या थी, यानी कि एक ऐसा कारण जिसकी वजह से पूरा घमासान युद्ध हुआ है। कसस बैली इज द कोज विच जिसने बैलेट यानी कि जिसने बैटल को बढ़ावा दिया, ठीक है। आगे है हमारे पास कॉस सेलेबर। कॉस सेलेबर इज समथिंग विच इज वेरी फेमस एंड वेरी कंट्रोवर्शियल। जैसे कि आज के टाइम पे अगर मैं लगाऊं तो आज के टाइम पे जो फेमस केस चल रहा है वो कृषि बिल वाला चल रहा है, जिसके लिए किसानों ने आंदोलन किया हुआ है। 26 मई लास्ट ईयर से बैठे थे और अब लगभग 26 मई आने वाली है, यानी कि 1 साल कंप्लीट होने वाला है और अभी तक वो चर्चा के अंदर है। तो वो फेमस केस लो बनने वाला है जो कि कंट्रोवर्सी में है एंड वेल पब्लिसाइज्ड इशू, और उसको पब्लिसाइज बहुत किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज द अफेयर्स। चार्ज द अफेयर्स उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जिसने किसी ना किसी टाइम पर किसी भी अफेयर्स को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को संभाला हो, चार्ज किया हो, यानी कि जो टॉप के अंदर हो, चार्जिंग पर्सन जो होता है उसको बोले जाएंगे चार्ज द अफेयर्स, ठीक है। तो ये जनरली यूज होता है हमारे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को जो हैंडल करता है, जनरली फॉर एम्बेसडर्स, यानी कि जो राजदूत होते हैं जो किसी दूसरी कंट्री में जाकर हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बोल सकते हैं कि चार्ज द अफेयर्स, कि ये वहां पर चार्ज कर रहे थे, यानी कि वहां पर इन्होंने सारा कारोबार संभाला हुआ था, ठीक है। अ डिप्टी टू द एम्बेसडर, या तो किसी एम्बेसडर की एब्सेंस के अंदर कोई बंदा जो चार्ज संभालता है उसको बोलेंगे चार्ज द अफेयर्स, या फिर एक ऐसा डिप्लोमेट यानी कि एक ऐसा राजदूत जो किसी छोटी कंट्री को, यानी कि जो कंपैरेटिवली छोटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको भी बोलेंगे चार्ज द अफेयर्स। चलो जी आगे है हमारे पास शेफ द ऑवर। शेफ द ऑवर का मतलब है हमारे पास की जो मास्टरपीस है, जैसे कि आपके पास है मोनालिसा की पेंटिंग। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। तो जो लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी तो वो उसका मास्टरपीस है, यानी कि जिसको आज तक सराहा जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे सॉन्ग बन चुके हैं आपके। तो मोनालिसा की जो पेंटिंग बनाई गई लियोनार्डो दा विंसी के लिए, तो वो विंसी का आज तक का सबसे बेस्ट पीस माना जाता है, यानी कि मास्टरपीस माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्का। सर्का इज अगेन अ लैटिन वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली। ये आप इकोनॉमिक्स में अगर आप हायर लेवल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको वहां पर कहीं ना कहीं सर्का सुनने मिलेगा। तो सर्का होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे सर्का 1930 या सर्का अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, मतलब कहीं पे वैल्यू पुट करनी है तो आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो आप उसकी जगह सर्का बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फेयर। कॉन्फेयर इज मतलब फॉर कलीग्स के साथ में काम करने वाले लोगों के लिए यूज किया जाता है कॉन्फेयर वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्री टैम्प्स। कॉन्ट्री टैम्प्स मतलब कि छोटे मोटे झगड़े, जो डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, छोटे मोटे वाद विवाद होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिजेंडा। कोरिजेंडा को अगेन जब आप यूज करेंगे अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में तो वहां पर कोरिजेंडा बन जाता है कोरिजेंडम इंग्लिश के अंदर। तो कोरिजेंडा इज अ लैटिन वर्ड और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका कोई कंटेंट आपने पब्लिश करवा लिया, जब आप उसे पब्लिश करवा चुके हो यानी कि अब वो रिटन वर्ड्स हैं, उसको ठीक करने के लिए आपको कोरिजेंडा करना पड़ेगा, यानी कि एक और एडिशन निकालना पड़ेगा, कोरिजेंडम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर उस पेज का दोबारा रिप्लेस करवाने के लिए आपको उसका कोरिजेंडम बनाना पड़ेगा। तो अ थिंग्स टू बी करेक्टेड, यानी कि जब आप रिटन वर्ड्स को रेक्टिफाई करते हो तो उस टाइम पर आप क्या करते हो? उस टाइम पर आप कोरिजेंडा करते हो, यानी कि कोरिजेंडम निकालते हो आप, ठीक है। आगे है हमारे पास कॉप डिटेक्ट। कॉप डिटेक्ट का मतलब ये होता है तख्ता पलट करना, यानी कि गवर्नमेंट को कंप्लीटली चेंज कर देना, लेकिन फ्रेंडली वे से नहीं, वायलेंट वे से, यानी कि आपने वायलेंट चेंज किया गवर्नमेंट में, आपने उखाड़ फेंका किसी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो देयर वाज अ कूप डिटेन इन कंबोडिया एंड द किंग वाज ओवरथ्रोन। कंबोडिया में जो लोगों का जो चाल चलन बदला उसकी वजह से क्या हुआ, वहां का जो किंग था उसको फेंक दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉप डी ग्रेस। कॉप डी ग्रेस का मतलब ये होता है अ फिनिशिंग स्ट्रोक। अ फिनिशिंग स्ट्रोक मतलब आखिरी बार,
आखिरी बार जो आपने किया वो बिल्कुल उसने सब काम को खत्म कर दिया। जैसे कि द कॉप डी ग्रेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट द टोटल एनिहिलेशन ऑफ सिजार फैमिली। सिजार फैमिली वहाँ के जो होते हैं ना, जो राजभार संभालते हैं, उनको बोला जाता है वहाँ की सिजार फैमिली। तो क्या बोलते हैं कि रशिया में जो रेवोल्यूशन आया वो इतना हैवी हो चुका है, इतना हैवी हो चुका है कि अब वो कहाँ पर क्या पहुंच चुका है, कोप डी ग्रेस, यानी कि अपने फिनिशिंग स्ट्रोक पर पहुंच चुका है, आखिरी वार बचा है। और उस आखिरी वार ने क्या किया, पूरी सिजार फैमिली को खत्म कर दिया। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास कोल दे सैक। कोल दे सैक का मतलब क्या होता है? कोल दे सैक का मतलब होता है अंधी गली। अंधी गली बोलूँ या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि मतलब अंधा कानून। जैसे हमारे यहाँ पर अंधा कानून है, वहां पर बोला जाता है अंधी गली, यानी कि हम एक ऐसे सिचुएशंस में आ गए हैं जहां पर ये जो रूल्स रेगुलेशन, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है इनका। यानी कि द फेलियर ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन 1962 सॉ आवर फॉरेन पॉलिसी रीच अ कोल दे सैक। यानी कि नॉन अलाइनमेंट, आप चीज़ों को सही दिशा में लेकर नहीं जा पा रहे हो, तो वो क्या है, वो दर्शाता है कि आपका जो कानून है, आपकी जो पॉलिसीज है वो अंधी हो चुकी है। यानी कि उसमें इतनी क्वालिटी बची नहीं कि वो सब चीज़ें देख सके। चलो जी, आगे क्या है हमारे पास? आगे है हमारे पास डिबैकल। अगेन और फ्रेंच वर्ड है। डिबैकल का मतलब क्या है? डिबैकल का मतलब है जो आप बिल्कुल कंप्लीटली फेल हो चुके हो। ठीक है, अटर फेलियर मतलब आप बिल्कुल बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं, आपका डिजास्टर, यानी कि आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफेक्टो। डिफेक्टो बोले तो अकॉर्डिंग टू दी फैक्ट्स। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स मतलब फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है, सिचुएशंस ये शो कर रही है हमें। ठीक है, और डिज्योर, डिज्योर इज फ्रॉम द लॉ, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है। ये दोनों जो वर्ड हैं, डिफेक्टो एंड डिज्योर, आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर बार बार यूज होंगे, तो इसको यहीं से रट के जाना एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में बहुत बार आपके सामने आएगा कि डिफेक्टो ऐसे हो गया, डिज्योर ऐसे हो गया। तो डिफेक्टो मतलब कि सरकमस्टांसेस कोई चीज दिखाती है। जैसे किसी का मर्डर हुआ है, कैसे पता चला उसका मर्डर हुआ है? उसकी बॉडी से खून निकल रहा है, सारी चीजें इधर उधर तहस नहस हुई है, उसके पेट में चाकू मारा है किसी ने, तो चाकू मारा तो फैक्ट यही है ना कि उसका मर्डर हुआ है। डिज्योर मतलब लॉ किसी चीज को प्रूफ करता है, बाय द लॉ कोई चीज प्रूव हो जाती है तो वो होता है डिज्योर, और बाय द फैक्ट्स कोई चीज प्रूफ हो जाए तो दैट इज डिफेक्टो। फैक्ट्स ने प्रूफ किया है, तथ्यों ने प्रूफ किया है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास डी नोवो। नोवो का मतलब होता है नया, डिनोवो का मतलब दोबारा नया, यानी कि किसी को रिन्यू करना, दोबारा से यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिनाउनमेंट। डिनाउनमेंट का मतलब होता है क्लाइमैक्स, यानी कि किसी भी खेल का आखिरी चरण आ जाना। खेल या फिर कोई नैरेटिव, यानी कि प्ले, आपने किसी थिएटर का लास्ट सीन चल रहा है, क्लाइमैक्स चल रहा है, जिससे पता चलेगा कि लास्ट में क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रोफंडिस। डेप्रोफंडिस मतलब जो तहे दिल से हमारी इच्छा होती है, अ हर्ट फेल्ट अपील या फिर फीलिंग। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास डर्नियर रिजॉर्ट। डर्नियर रिजॉर्ट का मतलब होता है आखिरी रास्ता। ठीक है, डर्नियर रिजॉर्ट मतलब जो बिल्कुल आखिरी रास्ता बचा, ये कर और देख लेते हैं, उसके बाद तो जो होगा देखा जाएगा। दैट इज आवर डर्नियर रिजॉर्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डिटेंटे। डिटेंटे का मतलब होता है टेंशन को रिलीज करना, यानी कि ईजिंग ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशन स्पेशली बिटवीन द कंट्रीज। जब दो कंट्रीज के बीच में तनावपूर्ण स्थिति है तो उस स्थिति को ईज करने की कोशिश करना या उसको ईज करना इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑफ डिटेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रामेटिस पर्सोने। ड्रामेटिस पर्सोने मतलब ड्रामा के लोग। ड्रामा के लोग मतलब किसी भी नॉवल के करेक्टर्स, किसी प्ले के करेक्टर्स या किसी नैरेटिव के करेक्टर्स, किसी कहानी के जो लोग होते हैं, जो करेक्टर्स प्ले करते हैं, उस करेक्टर्स के बारे में बोला गया है। ठीक है, इलाइट। इलाइट वर्ड इज यूज्ड फॉर समवन हु इज वेल्दी एंड समवन एलिगेंट। तो इलाइट इज अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल या फिर और द क्लास या फिर इलाइट ऑफ टाउन, यानी कि इस टाउन की जो क्रीम है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इलाइट। ठीक है, उसके बाद है इन्फेंट टेरेबल, शरारती बच्चा या फिर ऐसा है बच्चा जो बहुत ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर इन्फेंट टेरेबल को शरारती बच्चे से ही नहीं, किसी ऐसे पर्सन के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। ऐसा इंसान जो हमेशा बड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ें करता है या आप अपनी गलतियों की वजह से आपको किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस के अंदर डाल देता है। आई होप हम सबके पास एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जो इन्फेंट टेरेबल है। ठीक है, तो आप उस दोस्त के नाम से इस वर्ड को याद कर सकते हो, इन्फेंट टेरेबल। चलो जी, उसके बाद एक वर्ड है एंटरप्रेन्योर से, जो हमें फॉरेन वर्ड नहीं लगेगा क्योंकि एंटरप्रेन्योर हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सेट्स अ बिजनेस टेकिंग ग्रेट फाइनेंशियल रिस्क, यानी कि एक ऐसा बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करता है
और बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है। तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज अ रिस्क टेकर। और रिस्क क्यों लेता है वो? टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, चलो जी। एन में से चलो सारे मिलके काम करते हैं, यानी कि ऑल टुगेदर। जब सब लोग मिलकर कुछ काम करते हैं तो वो जो मिला जुला ग्रुप होता है ना, यानी कि वो जो एकता होती है, उसे बोलते हैं हम एन में से। ठीक है, चलो जी। जैसे हम मास बंक करते हैं तो हम क्या करते हैं? एन में से बंक। ऑल टुगेदर सबने बंक कर दिया, चलो करना मत बंक। उसके बाद है हमारे पास एन रैपर्ट। एन रैपर्ट मतलब सब चीज़ों को एक हार्मनी में लेकर आना, एक सीक्वेंस में लेकर आना, एक सीरीज के अंदर लेकर आना। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एंटरेज। एंटरेज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल अकम्पनिंग अ डिग्निटरी, यानी कि जो मोस्ट टॉप ऑफ द पीपल के साथ रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर डिग्निटरी कौन है? हमारे पीएम के साथ वाला जो ग्रुप है वो सब क्या है? वो सब एंटरेज है, वो ग्रुप ऑफ पीपल। पीएम के अलावा अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो, आपके बॉस के साथ साथ जो लोग रहते हैं वो क्या है? उस कंपनी के अंदर वो एंटरेज है, यानी कि जो बॉस के साथ घूमने वाले लोग हैं। ठीक है, उसके बाद है इरेटा। इरेटा इज लिस्ट ऑफ एरर्स। कि कौन कौन से एरर्स हम आगे देखेंगे, या फिर जो लिस्ट ऑफ एरर्स है वो हम बनाते हैं कि इसमें क्या क्या गलतियां थी, दैट इज लिस्ट ऑफ एरर्स। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स मैं आपको आज करवा रही हूँ जो कि फॉरेन वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स यहाँ पर खत्म नहीं होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और वर्ड्स करेंगे, तो तब तक आप इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में और आगे करेंगे तो उससे पहले आपको ये सब क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।